नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, बल्कि आपके व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ ये मामला है। मामला क्या है? तो आरबीआई का एक बड़ा फैसला आ गया है, ख़ास तौर पे रेपो रेट को लेकर कि आखिर अब रेपो रेट क्या होगा। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय होगा, क्योंकि जो रेपो रेट है ये कई सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। तो हम उन सारे विषयों पर बात करेंगे कि आखिर अलग अलग जो खंड हैं, अलग अलग जो सेक्टर हैं, उन पर रेपो रेट का क्या प्रभाव होगा। और ख़ास तौर पे जो चूँकि इस समय जो मौसम है, कह सकते हैं वो त्योहारों का है, और त्योहारों में आप कई सारी चीज़ें खरीदते हैं। और ख़ास तौर पे देखें कि इस युग में चूँकि आपकी जो आय है वो सीमित है, इसलिए ईएमआई पे बहुत सारी चीज़ें आप खरीदते हैं। और अगर बात करें तो जो रेपो रेट है ये ख़ास तौर पे ईएमआई को डिसाइड करता है कि उस पर जो दरें हैं वो क्या होंगी। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि जो हाल में आरबीआई का ये फैसला आया है कि रेपो रेट क्या रहेगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो इससे आपके ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा। जो आपने बैंक लोन ले रखा है उस पर क्या प्रभाव होगा, या लेने वाले हैं तो क्या प्रभाव होगा। ये एक महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी है और व्यवहारिक स्तर पे भी है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लें कि आखिर ये मामला है क्या। तो देखिए, रेपो रेट, रेपो जो दर है, इस पर आ गया है अब आरबीआई का डिसीजन, और ये आपकी ईएमआई पर क्या असर डालेगा उसको हम देखेंगे। उससे पहले चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस नवरात्रि के साथ तैयारी की नई शुरुआत आपकी करवाने के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा डिस्काउंट ऑफ़र लेकर आ गया है। ये जो ऑफ़र है ये सभी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए जो संचालित कोर्स हैं उन पर आपको दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये अप टू 75% तक है। ये जो छूट है सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और जो डीएलपी कोर्स संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जाते हैं उन पर ये छूट आपको दी जा रही है। इसके लिए जो ये ऑफ़र है इसकी एक निश्चित समय सीमा है। ये है आपका 5 से लेकर 10 अक्टूबर, जिसमें जो 5 की तारीख है ये तो समाप्त हो चुकी है। तो अंतिम जो तिथि है वो 10 अक्टूबर 2024 है। इस तिथि तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो आप इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल जो कोर्स हैं ये यूपीएससी के कोर्स हैं, ये पीसीएस के कोर्स हैं, इन पर ये छूट आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप जिज्ञासु हैं, इंटरेस्टेड हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं इस सूचना के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर ये विषय चर्चा में क्यों है। तो देखिए, आरबीआई की जो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति है, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कह सकते हैं कि जो कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है, और इसकी जो 3 दिवसीय मीटिंग है इसका आगाज 7 अक्टूबर 2024 को हुआ। आरबीआई जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, खास तौर पे इन्होंने आज अपने बैठक में लिए गए जो फैसले हैं उनको सार्वजनिक तौर पे कह सकते हैं कि बताया, उसका ऐलान किया, उसकी जानकारी दी, और लगातार 10वीं बार कह सकते हैं कि जो रेपो रेट है उसे स्थिर रखा गया है। और ये जो न्यूज़ जब मार्केट में आई, या कह सकते हैं कि हम सभी तक पहुंची, तो ये चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। एक एक करके सभी विषयों पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क दर में कहें तो लगभग आधा कह सकते हैं आधार अंकों का कटौती के बाद आरबीआई ने रेपो रेट पर पहली अपनी नीति घोषित की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु थे। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए, इसमें जो अभी तक कह सकते हैं कि जो रेपो रेट है इसके लिए जो अभी हाल में जो घोषणा की गई है जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी अगर बात करें तो जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने यही कहा कि 7 अक्टूबर से जो इस समिति की कह सकते हैं जो एमपीसी जो कमेटी है इसकी मीटिंग हुई, और इसमें 3 नए कह सकते हैं कि मेंबर अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं। वैश्विक जो परिदृश्य है कह सकते हैं दुनिया में एक तरह से जो स्थिति है वो बड़ा ही तनावपूर्ण है।
कह सकते हैं अस्थायी है और कई सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया गया है। इसके बाद ही कहें तो जो 6 सदस्यों की ये कमेटी है, इसने फैसला लिया और इन 6 में से 5 जो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति थे, जो इसके मेंबर थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो रेपो दर है इसे यथावत रखा जाना चाहिए और उन्होंने इसी पक्ष में वोट किया। तो ये बात है। इसके अलावा जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस समय अगर देखें तो पॉलिसी का जो एक तरह से रुख है वो खास तौर पे जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है उससे चेंज करते हुए अब न्यूट्रल कर दिया गया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे देखें तो बड़े उतार चढ़ाव वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी भारत में जो महंगाई है वो खास तौर पे एक तरह से जो इन्फ्लेशन है इसको काबू करने में भारत एक तरह से कामयाब रहा है और इसके साथ ही देखें तो जो भारत की इकोनॉमी ग्रोथ है वो भी एक अच्छी गति में है और इस कारण से ये जो जानकारी है ये गवर्नर ने दी। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अन्य बिंदु हैं उन पर अगर हम चर्चा करें तो जो आरबीआई एमपीसी मीटिंग है ये संपन्न हो चुकी है। रेपो रेट पर आ गया है आरबीआई का फैसला भी और आपकी ईएमआई पर आखिर क्या होगा असर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये मामला क्या है, तो रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो अन्य जितने भी बैंक होते हैं उन्हें जिस दर पे ऋण देता है, कर्ज उपलब्ध कराता है, अगर स्थिति ठीक नहीं हो तो उसी को हम बोलते हैं रेपो दर। इसका जो असर होता है खास तौर पे जो लोन लिए जाते हैं बैंकों से उस पर खास तौर पे असर पड़ता है, क्योंकि यदि इसमें अगर हम देखें कि जो बैंक है यानी देश का केंद्रीय बैंक है जो रिजर्व बैंक जिस दर पे अन्य बैंकों को कर्ज देता है, तो अगर वो जो लोन है अगर वो कम हुआ, कर्ज जो कम हुआ, तो जो बैंक हैं वो भी क्या करते हैं कि जो लोगों को जिस दर पे कह सकते हैं लोन देते हैं उसकी दर उसी के अनुपात में होती है। अगर जो केंद्रीय बैंक है, देश का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, अगर आरबीआई अन्य बैंकों को अधिक रेट पर लोन देता है तो फिर क्या है कि जो बैंक होते हैं वो भी क्या है कि अपनी दरें बढ़ा देते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो समझिए कि बैंकों के द्वारा दिया गया जो लोन होगा उसके लिए ब्याज दर जो होगी वो अधिक होगी। यदि रेपो रेट कम हो रहा है तो बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला जो लोन है उसकी जो ब्याज दर होगी वो कम होगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चूँकि इस समय पूरा जो मौसम है वो दिवाली, दशहरा या आने वाले बहुत सारे त्योहारों का है और इस कारण से बहुत सारे जो लोग हैं वो खरीदारी करते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो आय है वो सीमित है। इस कारण से वो अपना जो खरीदारी है वो ईएमआई के माध्यम से करते हैं। तो इस कारण से ये एक बड़ा प्रश्न था कि आखिर जो रेपो रेट है इसमें अगर बदलाव किया जाता है तो उसका असर क्या होगा। लेकिन अभी भी कह सकते हैं आरबीआई ने क्या किया है कि इस रेपो दर को यथावत रखा है, यानी कि अभी तक जो भी आपकी ब्याज दर थी वही रहेगी, उस पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इससे जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं कि आखिर जो आरबीआई है उसने इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किया, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कि आखिर रेपो रेट होता क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इससे जुड़े हुए अन्य जो पहलू होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो रिजर्व बैंक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक ही इसमें जो फैसले लिए गए उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आरबीआई ने लगातार 10वीं बार कहें तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार पिछले काफ़ी समय से देखें तो ये जो रेपो रेट की दर है ये 6.5% है। इसी पर आरबीआई इसे मेंटेन किए हुआ है। अलग अलग कारण है, हर बार जो बदलाव होने की स्थिति थी वहाँ पर यथावत स्थिति रखने के पीछे कई सारे कारण हैं। इस बार जो कारण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब यही है कि इस बार अगर रेपो रेट 6.5 पिछले बार की तरह ही है तो ईएमआई पर पहले की तरह जो भी इंटरेस्ट होगा वही आपको देना होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी जो होगी वो धीमी होगी और ये असमान बनी रहेगी। फरवरी 2023 से रेपो दर को लगभग 6.5%
जस का तस रखने का फैसला आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने अपने रुख में बदलाव करते हुए उसे न्यूट्रल कर दिया गया है, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे जो फैसले हैं वो नीतिगत दरों में कह सकते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। इस बार आरबीआई ने जो नीतिगत दर है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है और इसी कारण से जो लोन की ईएमआई होगी वो पहले जैसी ही रहेगी। 10वीं बार इस तरह का कहें तो रेपो रेट में यथावत रखने की बात कही गई है। वर्तमान में 2-3 जो डेटा हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो रेपो रेट है वो पहले से आप जानते हैं वो 6.5% है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो रिवर्स रेपो रेट है इसकी जो दर है वो इस समय 3.35% है। ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बैंक दर है वो क्या है, जो बैंक दर है ये क्या है तो 6 कह सकते हैं कि ये 7.5 है। ये आपको याद रखना है। ये जो डेटा है ये आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात करें हाल ही में जो आरबीआई एमपीसी जो प्रोजेक्शन है उसका कह सकते हैं कि ये आपके सामने ग्राफ दिया गया है। अप्रैल 2024 में जो पॉलिसी होगी उसके जो विभिन्न आंकड़े हैं पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में और एनुअल क्या होगा उसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा जो जीडीपी है, जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है वो क्या होगी, आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी स्थिति क्या होगी उसको ये दर्शाता हुआ ग्राफ है। इसके अलावा अगर बात करें तो जीडीपी जो ग्रोथ है इसका क्या रहेगा हाल, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान से जुड़े डेटा भी शेयर किए हैं। खासतौर पे वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारी जो इकोनॉमी है वो 7.2% की रफ्तार से बढ़ सकती है। आगे ये कह सकते हैं ग्रोथ रेट हो सकती है। आरबीआई के अनुसार अगर देखें तो दूसरे तिमाही में जीडीपी जो ग्रोथ है वो 7% और तीसरी तिमाही में 7.4% हो सकती है। चौथी तिमाही में ये 7.4% पहुंच सकती है और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ये 7.3% बढ़ सकती है, ये बात कही गई है। और यही रिप्रेजेंटेशन आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है जिसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके अलावा अगर बात करें तो शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने ये कहा कि वैश्विक स्तर पे जो चुनौतियां हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, फिर भी देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है और हमने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही मौजूदा जो वित्त वर्ष है इसमें जीडीपी वृद्धि दर को 7.2% रहने के अनुमान को बरकरार रखा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बात कही गई है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं विषय है कि कितनी रहेगी खुदरा मुद्रास्फीति। एक तरह से कहें तो जो महंगाई है उसके बारे में बात कही जा रही है। मुद्रास्फीति की बात करें तो बड़े स्तर पे कई सारे कारण हैं, जैसे अपने देश में खास तौर पे जो खाद्य मुद्रास्फीति है और उसमें भी अगर बात करें तो जो आलू के मूल्य हैं, जो टमाटर के मूल्य हैं, जो प्याज के मूल्य हैं वो आसमान छू रहे हैं और उसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति है ये कब तक बनी रहेगी। इसके बारे में भी देखें तो बातें कही गई हैं। जैसे आरबीआई गवर्नर ने ये कहा है कि केंद्रीय बैंक का जो फोकस होगा खास तौर पे महंगाई को घटाने पर होगा। जो इन्फ्लेशन है उस पर खास तौर पे जो देश का केंद्रीय बैंक है उसका फोकस होगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसकी मीटिंग में मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा जो मुद्रास्फीति है वो 4.5% रहने का जो अनुमान है उसको भी देखा गया है, इसको बरकरार रखा गया है। पहली तिमाही में जो 8 कह सकते हैं कि जो उद्योग है इनका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है वो 1.8% घटा है, ये बात कही गई है इस बार के इस फैसले में। इसके अलावा अगर देखें तो उम्मीद से अधिक बारिश ने बिजली, कोयला और सीमेंट जैसे कुछ जो इंडस्ट्री है उन्हें बड़े स्तर पे प्रभावित किया है, ये भी बात कही गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखें हालांकि जो सरकारी खपत है इसमें बड़े स्तर पे सुधार देखने को मिले हैं, ये बात
बात कही गई है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो रेपो रेट है इसका ईएमआई पर क्या है असर इस बार और क्या होता है असर, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी कह सकते हैं पॉलिसी जो कमेटी है इसकी बैठक हर 2 महीने में होती है और इसमें शामिल जो रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत जो दास हैं इनके सहित जो 6 सदस्य हैं ये महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर खास तौर पे इन्होंने चर्चा किया है। यहाँ बता दें कि जो रेपो रेट है इसका जो सीधा संबंध है वो क्या है कि उसका जो कनेक्शन है ये आपके बैंक लोन से है और इसीलिए जो ग्राहक हैं वो खास तौर पे रेपो रेट के बारे में चिंतित होते हैं क्योंकि इसके कम होने से जो लोन की ईएमआई होती है वो कम हो जाती है और इसमें यदि रेपो रेट बढ़ता है तो जो बैंक की ईएमआई है लोन की वो बढ़ जाती है। लेकिन इस बार ये जो कह सकते हैं जो रेपो रेट है ये पहले की तरह ही 6.5 आरबीआई ने डिसाइड किया है और इस कारण से इस बार जो आपके बैंक की लोन की जो ईएमआई है वो पहले की तरह ही बनी रहेगी। अब थोड़ा सा पिछला जो इतिहास है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब लगातार बढ़ाया गया था रेपो रेट, जैसे रेपो रेट फिलहाल 6.5 है, लेकिन इससे पहले जब देश में महंगाई बेकाबू हो गई थी उस समय 7% के पार ये पहुंच गई थी जब महंगाई, तब इसे काबू लाने के लिए आरबीआई ने लगातार रेपो रेट बढ़ाया था। ये बात की गई थी कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। इसमें मई की बात करें 2022 से फरवरी 2023 तक कई बार बढ़ोतरी की गई थी और ये 2.5% बढ़ा था। हालांकि इसके बाद से केंद्रीय बैंक की ओर से किसी भी तरह का कोई बड़ा बदलाव रेपो रेट में देखने को नहीं मिला और हाल के जो डेटा है इनको तो आप देखते ही रहे कि लगातार 10वीं बार जो रेपो रेट है इसे क्या किया गया है, यथावत रखा गया है। कुछ नतीजों का जो ऐलान है उसकी हम बात करें कि आखिर उसका बाजार पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। जो रेपो रेट इस बार रखा गया है आखिर इसका प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, अगर देखें तो बाजार ने एक तरह से दौड़ लगाई है, इसमें तेजी देखने को मिली है। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार जो रेपो रेट है इसे स्थिर रखा है और इस ऐलान के बाद अगर देखें तो इसका जो असर है वो सीधे आपके बाजार पर देखने को मिलेगा, शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में देखें तो तनाव के माहौल में इस बीच में जो रेपो रेट है उसे स्थिर रखने का फैसला आरबीआई ने किया है और करीब 150 अंक की बढ़त के साथ जो कारोबार है वो चल रहा है। बीएसई जो सेंसेक्स है ये अचानक दौड़ लगाते हुए लगभग 411 अंक चढ़कर आप देख सकते हैं कि 82,086.48 के लेवल पर पहुंच गया है। बीएसई जो निफ्टी है इसकी बात करें तो ये 25,190 के पार निकल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाजार है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर क्यों नहीं किया गया है रेपो रेट में बदलाव, और इसका उत्तर आरबीआई ने दिया है। जो पहला उत्तर है वो है मुद्रास्फीति को मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए, ताकि महंगाई बढ़े ना। दूसरा जो है ये कहा गया है कि रेपो रेट में बदलाव न करने से ये पता लगता है कि आरबीआई देश की जीडीपी वृद्धि के प्रति आश्वस्त है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जो कारण हो सकते हैं जिसे खास तौर पे आरबीआई ने बताया है कि खास तौर पे देखें तो जो आरबीआई का फोकस है वो खुदरा बाजार पे है। खास तौर पे अगर खुदरा बाजार की बात करें तो खुदरा बाजार में भी क्या है कि जो मूल रूप से जो खाद्य खुदरा बाजार है जिसमें अगर हम बात करें कि इससे महंगाई को लेकर काफ़ी सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे देश में जो आलू है, जो टमाटर है, जो प्याज है, इसकी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और इस कारण से सरकार के ऊपर एक दबाव भी है। इस दबाव को कम करने के लिए खास तौर पे आरबीआई ने ये कदम उठाया है कि अब क्या किया जाएगा कि रेपो रेट में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कारण है इजराइल और ईरान के बीच में तनाव। क्यों है तो अगर देखें तो दुनिया में जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है और इसमें अगर देखें तो रूस है, यूक्रेन है, उसके बीच में स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो इजराइल है वो फिलिस्तीन से, इसके अलावा ईरान से उलझा हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि जो इजराइल है, जो ईरान है, इनके बीच में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्रूड ऑयल पे पड़ेगा और इस कारण से कहा गया है कि जो इसकी कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ सकती हैं और इस कारण से जो महंगाई है वो भी बढ़ सकती है। और आप जानते होंगे कि जो ऊर्जा संसाधन है इसका जो प्रभाव होता है वो अन्य सभी सेक्टर
के ऊपर पड़ता है और इस कारण से अगर इनकी कीमतें बढ़ी तो पूरा जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कहा है कि हमने रेपो रेट को यथावत रखा है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण कारण है देश में कैश फ्लो बढ़ने का खतरा। अब बात कर ले कि आखिर ये कैश फ्लो बढ़ने का खतरा क्या है, तो आरबीआई ने ये कहा है कि देश में कैश फ्लो बढ़ने का खतरा है क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बात करें कि केंद्रीय जो बैंक फेडरल रिजर्व है इसने अपने ब्याज दरों में % की कटौती की थी और अमेरिकी जो निवेशक थे, जो अमेरिकी इन्वेस्टर थे, उनको खास तौर पे ब्याज दर से कमाई हुई और अब वे और ज़्यादा ब्याज के लिए भारत जैसे जो इमर्जिंग स्टेट हैं वहाँ पर अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ अब उनका अगला रुख होगा और भारत में अगर वो पैसा लगाते हैं तो जो विदेशी कैश है उसका इनफ्लो होगा, तेज़ी से वो बढ़ेगा। और यदि आरबीआई भी ब्याज दरों में कटौती कर देती है तो फिर क्या होता, तो फिर मार्केट में जो नकदी है, मार्केट में जो नकदी है वो क्या होता, वो और बढ़ जाता, जो कैश है वो और बढ़ जाता और फिर क्या होता, जो महंगाई है वो आसमान छूती, वो रॉकेट की तरफ बढ़ जाती। और उसी पर कंट्रोल रखने के लिए जो आरबीआई है उसने ये फैसला लिया है कि अब रेपो रेट को यथावत हम रखेंगे। तो ये बात हमने देख ली। इसके अलावा जो मौद्रिक नीति समिति है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो गठन है वर्ष 2016 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए मौद्रिक नीति निर्माण को मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया। इसके अलावा इसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, ये बात कही गई है। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 जो सदस्य हैं ये रिजर्व बैंक से होते हैं। गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी इसमें शामिल होता है। अन्य जो 3 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, जिनका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो ये हमने देख लिया, रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति जो समिति है इसकी 1 वर्ष में 4 बैठक होना अनिवार्य है और उसी में से ये एक बैठक हुई थी। बैठक के लिए जो कोरम है ये 4 सदस्यों का होता है। जो निर्णय है ये बहुमत के आधार पर होता है, जिसमें ये कहा गया कि इस बार का जो मुद्दा था रेपो रेट का, इसमें ये कहा गया कि जो 6 मेंबर थे उनमें से जो 5 मेंबर थे, जो 5 सदस्य थे, उनका ये मत था कि रेपो रेट को यथावत रखा जाना चाहिए। समान मतों की स्थिति में जो रिजर्व बैंक है इसका जो गवर्नर है ये अपना निर्णायक मत देता है, एक तरह से वीटो पावर का यूज करता है। इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम किस पर, रेपो रेट की। देखिए कि आखिर ये रेपो रेट होता क्या है, व्हाट इज़ रेपो रेट। देखिए पहले हमने बताया कि जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है कि अन्य जो बैंक होते हैं उनसे लेन देन करता है। इसी पर 2 स्थितियां होती हैं, पहला रेपो रेट और दूसरा होती है रिवर्स रेपो रेट। अगर रेपो रेट की बात करें तो वो एक दर है जिस पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, देश का जो बैंक कहा जाता है, जैसे भारत का जो बैंक है वो केंद्रीय जो बैंक है उसे आरबीआई हम कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक क्या करता है कि धन की किसी भी कमी का जो स्थिति है उसमें वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं, जो देश के अन्य बैंक होते हैं, उनसे क्या करता है, अन्य बैंकों को कर्ज या पैसा उधार देता है। जैसे देखिए ये जो आरबीआई है ये देश में जो विभिन्न बैंक हैं उनको क्या देगा, ये उधारी देगा, इनको कर्ज देगा, पैसा देगा। और ये खास तौर पे क्यों करता है, तो लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित किया जाता है और इसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। जैसे रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए दिए जाने वाले ऋण पर जो भी ब्याज दर लागू करता है उसे ही रेपो दर कहा जाता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक के सभी जो ग्राहक हैं ये बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार रेपो दर के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत ऋण लेने के लिए ग्राहकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखना होता है। ये बात कही गई है। रेपो दर का जो निर्धारण है ये मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि तथ्य। इसके अलावा जो रेपो दर का सीधा संबंध है वो इसका जो असर होता है वो बैंक के द्वारा जो लोन लिए जाते हैं उसकी ब्याज दर पे पड़ता है, जिसके बारे में हमने
पहले ही देख लिया था। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है कि जो रिवर्स रेपो दर होता है, जिस दर पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है, ये भारत के मामले में आरबीआई है, वो देश के वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। पहली स्थिति रेपो रेट है, जिसमें क्या है कि जो केंद्रीय बैंक है ये अन्य बैंकों को उधार देता है। दूसरी जो स्थिति है ठीक उसके रिवर्स है, आप देख सकते हैं नाम में जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है रिवर्स रेपो रेट। ये यही बात है कि इसमें क्या है कि पहले स्थिति में जो केंद्रीय बैंक है वो खुद लोन दे रहा था, दूसरे स्थिति में ये खुद लोन ले रहा है। और रिवर्स रेपो दर का जो उपयोग है ये महंगाई को नियंत्रित करने और फाइनेंशियल सिस्टम के बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये हमने देख लिया महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा यह एक मौद्रिक नीति साधन है जिसका उपयोग देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेपो दर से जो लिंक है वो होम लोन से होता है, इसे भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि आखिर आम लोगों के ऊपर रेपो दर का क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, बचत पर इसका प्रभाव होता है, जो लोन लेते हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव होता है, जो मार्गेज दर है उस पर भी रेपो दर का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा इकोनॉमी पर भी जो रेपो दर है इसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है, खास तौर पे जो महंगाई है उससे मुकाबला करने के लिए, जो लिक्विडिटी है देश में, जो तरलता है उसे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत सारे कह सकते हैं कि विषय हैं जिसका संबंध रेपो दर से होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में रिवर्स रेपो दर आखिर क्या है? विकल्प है 6.5%, 3.35%, 6.75% और 5.5%। तो हमने देख लिया कि आखिर जो आरबीआई है उसने एक बड़ा कह सकते हैं कि ऐलान किया है, एक निर्णय दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो रेपो दर है वो पहले की तरह ही है, यथायथ है। ये क्या है कि 6.5 निश्चित की गई है। अब ये क्यों लिया गया है इस पर हमने चर्चा किया। इसके अलावा जो रेपो दर है इसका जो विभिन्न कह सकते हैं विषयों से संबंध है वो हमने बात की, और उससे जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।